नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए मैथ्स पेडागोजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास मैराथन क्लास होने वाली है। टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं और आशा करते हैं कि गणित शिक्षण शास्त्र से आपकी जो परीक्षा होगी 20 अगस्त को, इसी क्लास में से क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो आज है 15 अगस्त और सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे सभी साथी हैं, चाहे वो छात्र हों चाहे छात्राएं हों, सभी लोग पढ़ लिख कर अपने देश के लिए कुछ कर सकें, यही हमारी आप सभी से कामना है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास को यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। तो यह प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को। तो ये करता है क्योंकि भिन्न की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सोचने के निम्न स्तर को यह जो है अंकित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पिछली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की जो लंबी आकृति है वो किसकी ओर संकेत करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, या फिर है हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो जो गणित की लंबी आकृति है वो संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना ही इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। तो ये जो है अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है कौन, एनसीएफ 2005, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है ये आपको बताना है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, ठीक है, या फिर परिभाषाओं और सूत्रों पर, नियमित गृहकार्य जमा करने पर, या फिर गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जो पॉजिटिव हो और बड़ा हो, ठीक है, विस्तृत रूप में दिया गया हो। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। तो बताइएगा सर्वाधिक उचित जो रूपात्मक कार्य है वह कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भूमिका निर्वाह है, रोल प्ले जिसको बोलते हैं, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना है, या फिर प्रश्नोत्तरी है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। तो विभेदित अनुदेशन का तो प्रयोग करेगा नहीं। चाक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, ये भी नहीं होगा। कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, तो बहुत सारे ऐसे काम वो नहीं करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का यहाँ पर वह जो है प्रयोग करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। तो क्या जरूरी है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता होनी चाहिए। ठीक है,
दूसरा दिया है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है। इसके बाद है अधिकतर सूत्रों को याद करना। तो भैया रटने पर तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर बल देना है। सूत्र याद करके क्या होगा, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो बड़ा है और पॉजिटिव है, यानी कि सभी अवधारणाओं को समझना, उसको लागू करना और उनमें जो है संबंध बनाना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो काफी क्वेश्चन पेडागोजी के ऐसे होते हैं यहाँ पर जो आपको कॉमन सेंस से हल हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है, ये आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, या फिर शिक्षार्थी मीट्री या जिसको हम मैट्रिक बोलते हैं, इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, फिर हो जाएगा बी नंबर आपका। ठीक है। इसके बाद शिक्षार्थी जो है लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, फिर हो जाएगा ए। तो सी बी ए किस ऑप्शन में है, सी बी ए ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है ना, तो यही हो जाएगा सी बी ए और डी। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्रम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो सवाल हल करना जो है ये किस में शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अनुमान लगाने में, क्रियाकलाप आधारित उपागम में, व्यापक में, या फिर हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। ठीक है। तो सवाल हल करना किस में शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम पर, ये जो है इसमें जो है शामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइएगा, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है आपको। क्या लिखा है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आता है, उनमें क्या कमियां हैं, उनको पहचानना ही ये जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, या फिर राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा तो आप देखते ही गलत कर देंगे। अगला है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, तो भाषा की तो यहाँ पर बात हो नहीं रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है, राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वह क्वेश्चन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य बताइएगा। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइएगा, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो वैन हेले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर हैं, बताइएगा किस स्तर पर हैं। तो ये हो जाएंगे मानसिक चित्रण स्तर पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। सभी लोग सही करिएगा, गलत मत करिएगा। आर्यभट्ट बताइएगा, इन्होंने क्या किया था, जीरो की खोज की थी। जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जीरो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो प्रयोग किया था भैया ब्रह्मगुप्त ने। जीरो का जो प्रयोग किया था वो किया था ब्रह्मगुप्त ने, खोज की थी आर्यभट्ट ने, और जो
गणित सार संग्रह यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसके लेखक हैं महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भास्कराचार्य यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने लीलावती अंक गणित की यहाँ पर जो है रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो क्या होगा? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या फिर जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो बताइएगा, बहुत ही सिंपल है। 5050 को अगर 550 लिखता है तो उसको जो है स्थानीय मान का यहाँ पर जो है ज्ञान नहीं है, यानी कि अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सभी को पता होगा कि जो गणित की प्रकृति होती है वह तार्किक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो बताइएगा, जो दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे आप? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेलर का, गिनतारा का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर का और जियो बोर्ड का। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो नहीं यानी कि नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, तो नेगेटिव ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेगेटिव पहचानिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसे नहीं माना जा सकता है? तो कक्षा कक्ष के अनुभव ये तो होता है, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद से इसका कोई मतलब नहीं है, जेंडर से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइएगा, सर्वाधिक उपयुक्त साधन कौन सा हो जाएगा? दशमलव संख्याओं को अगर हमें योग करना है तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ पेपर। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, किस किस पर मदद करते हैं जरा बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बिल्कुल सही है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित, हाँ सही है, अगर हतोत्साहित होता तो गलत हो जाता। ठीक है, तो चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका ABCD यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन को आपको पहचानना है, कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर कथन सही दिया गया है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये तीनों के तीनों गलत दिए गए हैं। हम आपको सीधा यहाँ पर राइट आंसर ही बताएंगे, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि यहाँ पर हम डिटेल में आपको समझा सकें। ठीक है, ये मैराथन क्लास है, यहाँ पर सीधा हम आंसर पर फोकस करेंगे। अगला है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन यहाँ पर दिया गया है, ये आपको पहचानना है। बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो जल्दबाजी मत किया करिएगा, बहुत ही ध्यान से आपको उत्तर यहाँ पर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकल किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना, यानी कि पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा, योग का, व्यवकलन का, स्थानीय मान का, या फिर गुणा का। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्थानीय मान, क्योंकि दशमलव की यहाँ पर बात की जा रही है, तो स्थानीय मान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन होती हैं? बिल्कुल ही बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। कहाँ पर लिखा है जरा देख लीजिएगा,
योग व्यवकलन गुणा भाग। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, हमने आपको बताया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप भूल जाएं कि सर ने बताया नहीं व्यवकलन क्या होता है। व्यवकलन का मतलब ही घटाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो बताइएगा किसमें? संख्याओं और परिकलन में यहाँ पर समस्या हो रही है तो गणितीय संबंधी विकार है। और गणितीय संबंधी हमने आपको बताया था कि कैलकुलेटर से हम जो है गणितीय संबंधी काम करते हैं तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। डिस्कैलकुलिया कहाँ पर है? गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेखन संबंधी अगर अक्षमता होती है तो डिस्ग्राफिया होता है। दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, ये तो होगा नहीं। और पठन संबंधी अगर अक्षमता है तो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का जो केंद्र है वह क्या होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा, पढ़िएगा ऑप्शन, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। यानी कि हमें उसको ऐसा ज्ञान प्रोवाइड कराना है कि वह जो है अपने दैनिक जीवन में उसका जो है यूज कर सके, उसको रिलेट करके कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन। वैन हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, क्या हैं? कौन से स्तर पर हैं? स्तर 1 विश्लेषण, दूसरा दिया गया है अनौपचारिक, फिर है औपचारिक और फिर है मानसिक। तो यहाँ पर दिखावट के अनुसार पूछा गया है तो इसको आप लोग गलत मत करिएगा, अभी हम इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्तर 0 मानसिक चित्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या को समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या को समझ का यहाँ पर समझ जो है महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर पहलू कौन सा नहीं है बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या को समझने का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। समझने का यहाँ पर कर लीजिएगा, समझने का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या फिर संरक्षण। तो क्या हो जाएगा? संरक्षण इसका नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछा गया है तो संरक्षण से कोई मतलब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय यानी कि उद्देश्य क्या है? ध्येय का मतलब उद्देश्य क्या है बताइएगा। 29 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सॉरी 28 का बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो इसका मुख्य ध्येय हो जाएगा क्या? बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। बताइएगा संकीर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका? तो बहुत ही सिंपल है, इसका हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग। आकांक्षा, क्या लिखा है? आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या होना चाहिए? बताइएगा कौन सी ऐसी चीज उनके पास होनी चाहिए जिससे आकांक्षा एक गणित की अच्छी अध्यापिका जो है बन सके। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस विषय को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है? गणनाओं का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये कहा जाता है गणित को, ठीक है, मैथ को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? अमूर्त ज्ञान को मूर्त जो है रूप में प्रदान किया जाता है, ये भी आपका गणित विषय में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? बताइएगा किसका कथन है? तो ये कथन है रोजर बेकन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, भौतिक विकास में, या फिर दार्शनिक विकास में? तो ये उपयोगी कहाँ पर नहीं है? दार्शनिक विकास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो तार्किक सोच का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर तार्किक सोच लगा दिया। जब हमने नीचे देखा कि ये सभी लिखा है तो जरा हम और भी यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। आत्मविश्वास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। तार्किक सोच बिल्कुल होगा, आत्मनिर्भरता भी होगा, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जैसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। आपने देखा कि तार्किक सोच लिखा है तो यही हमने टिक कर दिया। और भी ऑप्शन आपने देखे, जब यहाँ पर हमें मिल गया ये सभी, तो हमने और भी ऑप्शन पढ़ लिए। ठीक है, तो इसलिए अब इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल करेक्ट, यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? और वीडियो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इससे जो है मानसिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के ज्ञान का उपयोग किन विषयों के अध्ययन में किया जाता है? गणित के ज्ञान का जो उपयोग है वह हम किन विषयों के अध्ययन में करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। भौतिक विज्ञान में करते हैं, बिल्कुल सही है। रसायन विज्ञान में भी करते हैं, जीव विज्ञान में करते हैं, यानी कि विज्ञान में जो है सभी में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तर्क शक्ति, स्मरण की शक्ति, अन्वेषण शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? तो तर्क शक्ति अगर यहाँ पर लिख दिया है तो इससे ही आप समझ जाएंगे कि गणित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है? सरल भाषा के रूप में नहीं होता है, कठिन भाषा के रूप में नहीं होता है, पृथक भाषा के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य भाषा ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। यह कथन किसका है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा कथन है और ये कथन दिया है प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसके द्वारा बोला गया है? कथन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा सभी लोग। हॉगबेन। हॉगबेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? बताइएगा कौन संबंधित नहीं है? आत्मनिर्भरता, अन्वेषण शक्ति, रटकर याद करना, या फिर एकाग्रता। तो रटकर याद करना यानी कि रट्टा मारना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बताइएगा क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो गणित की जो पहेलियां हैं वो किस में मदद करती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो पहेलियां होती हैं वो मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। किसमें? समस्या
जो है सुलझाने के कौशलों को परखने में करती हैं या फिर समस्या समझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या समझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। कौन? पहेलियां। ये नहीं होगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, हाँ ये नहीं होगा। आप लोग इसको जरा चेक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या समझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में ही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोमल के पास अच्छी जो है गणितीय तर्कणा है, इसलिए इनके पास होगी। तो क्या होगी? परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता होगी, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी, सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता होगी, या फिर त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता होगी। बात की जा रही है अच्छी गणितीय तर्कणा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है 45। क्या हो जाएगा? तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? कौन सा कार्य जो है एक गतिविधि के रूप में माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। बच्चों में अन्वेषण लगना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं, इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। तो बताइएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में सीखने के प्रतिफल जो है इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष की क्या हो जाना चाहिए, अंत तक परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर डी ये आपका पॉजिटिव है और बड़ा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बताइएगा आप क्या कह सकते हैं। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव कौन है और बड़ा कौन है। ठीक है, तो बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में यहाँ पर उपयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की, एक शीट जो है वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो कौन सी विधि हो जाएगी ये? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा। तो ये हो जाएगी आपकी आगमन विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा सही कथन कौन सा है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। केवल जहां लग जाए तो भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल वाला गलत हो जाएगा बिल्कुल। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो कठिन तो विषय होता नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, टीचर आपको अच्छे से समझाएंगे तो आप सीख सकते हैं। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंगिक पक्षपात तो बिल्कुल नहीं करना है, ना ही ज़्यादा लड़कियां कमजोर होती हैं। अगर आप लड़कियों को अच्छे से शिक्षा देंगे तो वो भी सीख सकती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है, ये इसका पॉजिटिव आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने आपके आज मैथ पेडागोजी के लिए थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट में हमें। और इसके बाद हम मैथ जो क्वेश्चंस के यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपका आता है, यहाँ पर पेडागोजी की हमने करा दिए हैं। जो कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके स्थानीय मान हो गए, जातीय मान हो गए, और भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अंत में जाते जाते एक बार फिर से सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।